हेलो एवरीवन, पार्टनरशिप अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे थे फॉर सीए फाउंडेशन। सीए में इंटर स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है ये पार्ट। फर्स्ट पार्ट में रिवीजन का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें ऑलरेडी मैंने आपके साथ पार्टनरशिप फर्म के जो फाइनल अकाउंट्स के स्पेशल इश्यूज थे वो डिस्कस कर लिए, जहां पे हमने सीखा कि एक पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग ईयर एंड पर जब फाइनल अकाउंट्स बनाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये बेसिक अकाउंट जो हमने सीखे वो तो बनाएगा ही, इसके साथ साथ दो नए अकाउंट भी बनाएगा। पहला पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे जो कमाया हुआ नेट प्रॉफिट है उसको एप्रोप्रिएट करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग दी पार्टनर्स। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा लोग हमारे मालिक हैं तो कैपिटल को बैलेंस शीट में डायरेक्टली प्रेजेंट करके उसको क्लमजी बनाने से अच्छा हम लोग कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना लेंगे, जहां पर हमने फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम का कॉन्सेप्ट सीखा। और फिर बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल आप बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, बैलेंस शीट में कोई नया बात नहीं था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट से रिलेटेड स्पेशल इश्यूज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो ये सेकेंड पार्ट एंड फर्दर आगे के पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वहां पर मैं बात करूंगा एक स्पेशल इश्यू की, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? एक तो देख, नॉर्मली मैं तेरे से बात करूं, मान ले अविनाश सर, नवनीत सर, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म बना रखे हैं, नवीन क्लासेस, जहां पर ये अपना बिजनेस सारा चलाते हैं, जो पढ़ाने का काम है सब कुछ नवीन क्लासेस नाम के अंडर करते हैं, जहां दो पार्टनर है, अविनाश संचेती, नवनीत मुंद्रा। हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया 2016 से स्टार्ट किया, ये अभी 2020 तक हम चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ दो पार्टनर थे। हमने जो इनिशियली डिसाइड किया था काम अभी भी वैसे ही चल रहा है। ये जो नॉर्मल काम आपका चल रहा है इसमें नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स वगैरह जो है वो सब आपको ऑलरेडी सिखा दिया। अब हम लोग का जो मुद्दा है वो डिस्कस ये करना है कि अगर ये नवीन क्लासेस का जो फर्म है अविनाश सर और नवनीत मुंद्रा सर का, इस फर्म का अगर हम लोग रिकंस्टिट्यूशन करें, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब changes in the agreed terms and condition, changes in the agreed terms and condition। reconstitution के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अविनाश सर और नवनीत सर ने डिसाइड किया अभी तक जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 1:1 थी, अब आगे जाकर हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 करना चाहते हैं। ये जो पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में हमने एक पीएसआर वाला क्लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इसको चेंज किया। पार्टनर्स का जो अब हिस्सा होगा प्रॉफिट में, जो बिजनेस में उनका हिस्सेदारी होगा, वो अब चेंज होने जा रहा है, इसको हम लोग रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। या फिर अविनाश सर, नवनीत सर ने डिसाइड किया हम लोग एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लो एक नया पार्टनर मेरे भाई, हमने आदित्य को इंट्रोड्यूस किया, वो भी नवीन क्लासेस में पढ़ाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखेगा, सब कुछ। तो आदित्य एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन है। पार्टनरशिप फर्म में जो ओनरशिप राइट्स थी उसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। वैसे ही मानो 3 पार्टनर हो गए, अविनाश, नवनीत, आदित्य। अब अविनाश चाहता है कि फर्म से रिटायर कर जाए। ये रिटायरमेंट करने से भी जो फर्म है उसका जो ओनरशिप राइट्स है उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये जो ओनरशिप राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये रिकंस्टिट्यूशन जब भी होगा फर्म में, चाहे पीएसआर चेंज हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में कुछ हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। वो हम लोग अब यहां से लेकर आगे के रिवीजन वीडियोस में पढ़ेंगे। और ये आप एक स्पेशल केस मान के चल सकते हो। ये रेगुलर नॉर्मल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप फर्म ये काम नहीं करेगा। ये जो भी काम आ रहा है ये तभी होगा जब एक पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, और रिकंस्टिट्यूशन के बाद आपको ये सारे काम जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वो करने पड़ेंगे। तो पार्ट 1 में जो मैंने डिस्कस किया था
वो पार्टनरशिप फर्म का नॉर्मल रेगुलर अकाउंटिंग का बात डिस्कस किया। देखो मैंने आपको हमेशा सिखाया है अकाउंटिंग जो है जर्नल लेजर वगैरह, वो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, वो कभी चेंज नहीं होता। चेंज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स में रेगुलर बेसिस पे क्या होगा वो ऑलरेडी सिखा दिया। अब मैं स्पेशल केस ले रहा हूं जहां पर अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है तो जो एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, किस तरीके से काम होगा, क्या उनका रिकंस्टिट्यूशन से पहले का पोजीशन था, रिकंस्टिट्यूशन के बाद का पोजीशन है, ये सारी चीजें आपको अब सीखनी पड़ेंगी। तो अब जो भी मैं सिखाने जा रहा हूं ये स्पेशल केस है, ये रेगुलर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक फर्म नहीं करता। ये तभी किया जाएगा जब या तो कोई चेंज इन पीएसआर है, या कोई एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, कोई सी पार्टनर का डेथ हो गया, तो ये एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। सो एज टू सेटल द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर, सो एज टू सेटल द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। एंड उसके बाद आगे फर्म अपना नॉर्मल जो नया रूल्स बन गया उसके हिसाब से फर्म अपना नॉर्मल अकाउंटिंग वापस शुरू कर देगा। तो सिंपल बोल रहा हूं, डीड में एक पर्टिकुलर बात लिखी हुई थी, अभी तक हम लोग वो बात फॉलो करके काम कर रहे थे, नॉर्मल अकाउंटिंग चल रहा था। अब हमने कुछ रिकंस्टिट्यूशन किया फर्म का, तो यहां पर एक बीच में हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। उसके बाद जैसे ही एडजस्टमेंट फाइनल हुआ, अब जो नए डीड के टर्म्स एंड कंडीशन है उससे हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग शुरू कर देंगे। तो ये जस्ट वन टाइम का काम है, एक टाइम का काम है। ये अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म की अकाउंटिंग नहीं है। एक बार आपने ये एडजस्टमेंट्स कर दिए, उसके बाद आप अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग फॉलो करना चालू कर दो। अब हम लोग यही रिकंस्टिट्यूशन के समय जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उन एडजस्टमेंट्स को एक एक करके रिवाइज करेंगे। एग्जाम में चाहे सीए फाउंडेशन हो चाहे सीए में इंटर हो, ज्यादातर जो क्वेश्चन आने का चांस है वो इस रिकंस्टिट्यूशन वाले पार्ट से है। पीएल एप्रोप्रिएशन जो नॉर्मल अकाउंटिंग वाला काम था पार्टनरशिप फर्म का वो कम पूछता है, और रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, मैंने यहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे हैं जो हम लोगों को कंपलसरीली करने पड़ेंगे। क्या एडजस्टमेंट लिखे हैं एक बार देखते जाओ। सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने लिखा गुडविल का। गुडविल का आपको एडजस्टमेंट करना होगा जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, और ये मैंडेटरी एडजस्टमेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। गुडविल का एडजस्टमेंट क्यों होता है, गुडविल क्या होता है, वो सारा आगे डिस्कस करूंगा। दूसरा, अगर कोई रिजर्व्स या लॉसेस है पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में, रिकंस्टिट्यूशन से पहली वाली बैलेंस शीट में कोई रिजर्व्स है, रिजर्व्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कमाए तो थे बट अभी तक बांटे नहीं। लॉसेस, हमारे पास बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े हैं, लॉस हुआ है बट अभी तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं किया या उसको राइट ऑफ करके खत्म नहीं किया है, इनका हम लोगों को रिकंस्टिट्यूशन के टाइम एडजस्टमेंट करके खत्म करना होगा, ताकि जब नया फर्म बने उसमें जो नया फर्म वापस चालू होगा आगे, उसमें ये सारी दिक्कतें ना आए, ये सारी बेकार चीजें ना रहे। ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स है, लॉसेस है, पुराने पार्टनर्स के हिसाब के हैं, तो वो अपना यहां तक हिसाब कर ले, इसके बाद जो होगा नए सिरे से वापस होगा। फिर रीवैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट हम लोगों को सीखना है। सेपरेट या जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट, कैपिटल बैलेंस का एडजस्टमेंट अगर पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, ये सिर्फ रिटायरमेंट और डेथ के टाइम होगा, एडमिशन वगैरह के टाइम नहीं होता है। नॉन सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया और उसका अकाउंट आपने सेटल नहीं किया है तो सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है, जिसके हिसाब से आपको सामने वाले के लीगल हेयर को पेमेंट करना पड़ता है। तो वो सारा चीज हम लोग सीखेंगे। मेन जो एडजस्टमेंट मेरे को आपके साथ पहले डिस्कस करना है इनिशियली, गुडविल, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये चार एडजस्टमेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये चार एडजस्टमेंट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट जो 2-3 एडजस्टमेंट्स है वो बड़ा ही सिंपल है एंड वो फटाफट हो जाएगा। वो मेनली कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है। डन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कशन करना चाहूंगा वो सिर्फ एक बात पर करना चाहूंगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सिर्फ गुडविल के ऊपर। जो हमारा पहला एडजस्टमेंट है मैं सिर्फ गुडविल के ऊपर बात करूंगा, और ये गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के समय आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा पार्टनरशिप चैप्टर में जहां गुडविल का ट्रीटमेंट आपसे ना पूछा गया हो।
और आप समझ लेना, चाहे 10 मार्क का क्वेश्चन हो, 15 का क्वेश्चन हो, 20 का क्वेश्चन हो पार्टनरशिप का, अगर गुडविल का एडजस्टमेंट है तो उसका 2 मार्क सेपरेट है। अगर वो एडजस्टमेंट सही से किए तो 2 मार्क मिलेगा, नहीं तो 2 मार्क कट जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करना चालू करूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने पोर्शंस मार्क कर रखे हैं, आपको अभी रिवीजन के टाइम उतनी चीजें देखनी है। पूरा रिवीजन के टाइम एक एक वर्ड, एक एक चीज आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट मैट से पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें आपके लिए सिंपल रहे। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म which enables it to earn extra profit above the normal rate of profits. गुडविल क्या है? एक बिजनेस गुडविल, एक बिजनेस का गुडविल है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर वो बिजनेस अपने राइवल्स कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में, तो हम लोग बोलेंगे उस बिजनेस का गुडविल एग्जिस्ट करता है। और गुडविल कुछ नहीं है, मनी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन है। ये रेप्यूटेशन होने के कारण जो कस्टमर्स है ना, वो आपके पास पहले आएंगे और आपके कॉम्पिटिटर के पास बाद में जाएंगे। ऐसा वैल्यू, ऐसा रेप्यूटेशन जब किसी बिजनेस का होता है, हम लोग उसको बोलते हैं बिजनेस की गुडविल है। गुडविल पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये दिखता नहीं है, इसको आप टच सी नहीं कर सकते, बट इसका इंपॉर्टेंस बिजनेस के लिए बहुत 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 ज्यादा है। अगर एक बिजनेस का रेप्यूटेशन है, गुडविल है, तो वो फ्यूचर में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके देने की हिम्मत रखता है। और अगर ऐसा कोई बिजनेस है जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा हमें कमा के दे सकता है, हम हमेशा चाहेंगे कि उस बिजनेस में हम पैसा लगाएं। तो जब भी हम किसी बिजनेस में पैसे लगाने जाएंगे, जब भी हम कोई बिजनेस परचेज करेंगे, सेल करेंगे या बिजनेस में पार्टिसिपेशन लेंगे, हम लोगों को हमेशा इस गुडविल का वैल्यूएशन और इस गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप मानो एक बिजनेस खरीदने जा रहे हो, एक फर्म का बिजनेस खरीदने जा रहे हो, उसने बताया हमारे पास फलाना एसेट्स है, टैंजिबल एसेट्स, फलाना लाइबिलिटीज है, नेट हमारा नेटवर्थ इतना है। आपने देखा नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए, आपने बोला लो 10 करोड़ मेरे को बिजनेस दो। वो बोला नहीं रुकिए, हमारा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, हमने 10-15 साल 20 साल बैठ के कमाया है, नाम बनाया है। आप अगर आज इस बिजनेस को खरीदोगे ना, कस्टमर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके पास कस्टमर खुद आएंगे। ये जो हमारा रेप्यूटेशन है, ये जो हमारा गुडविल है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ये आपको बुक्स में भला ही ना दिख रहा हो, बट ये हमने मेहनत करके बनाई है इतने सालों से। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल। आप जब ये बिजनेस खरीदोगे, हमें नॉर्मल एसेट्स के तो आपको पैसे देने ही है, उसके साथ साथ गुडविल का भी आपको पेमेंट करना होगा। क्योंकि जिस दिन आप ये बिजनेस परचेज करके बैठोगे, आपको मशक्कत नहीं होगी कस्टमर खोजने के लिए, कस्टमर खुद आके आपके पास खरीदेंगे। क्योंकि हमने 15-20 साल मेहनत करके, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करके, इतना अच्छा काम करके हमने ये रेप्यूटेशन बनाई है। आपको सिर्फ आना है, बिजनेस चालू करना है, आपको आना है, बिजनेस चालू करना है, और कस्टमर आएंगे, सेल्स आएगा, प्रॉफिट आएगा। जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा, आप तो अभी सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तक पढ़ रहे हो, आगे डिसोल्यूशन भी पढ़ोगे, इंटर लेवल में अमलगमेशन भी पढ़ोगे, सेल ऑफ फर्म भी पढ़ोगे। वहां पर जब आप पढ़ोगे, आप देखोगे गुडविल के वैल्यूएशन के बिना कोई काम होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गुडविल बिजनेस का एक एसेट है। अगर ये एसेट है तो कोई भी आदमी जब हमारे बिजनेस में शेयर, हमारे बिजनेस में हिस्सेदारी लेने आएगा, हम इस एसेट का भी हिसाब उससे करेंगे। आगे नेसेसिटी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब जरूरी है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब जरूरी है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज इन पीएसआर, रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर कोई बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है या बंद हो रहा है, इन सारे ही कंडीशन में आपको पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे क्या क्या मेजर फैक्टर्स है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है। क्वालिटी ऑफ द गुड्स यू आर सेलिंग, इफ यू आर सेलिंग गुड क्वालिटी गुड्स, तो आपको हमेशा कस्टमर पसंद करेंगे ओवर योर राइवल्स। पर्सनल रेप्यूटेशन ऑफ द ओनर, जहां पे ओनर का पर्सनल रेप्यूटेशन अच्छा होगा, बिजनेस पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुकेश अंबानी जी बोलते ही, अब वो चाहे किसी भी बिजनेस में पैसा लगाए, अगर वो कुछ नया शुरू करते हैं तो सारे लोग रिलायंस के शेयर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि लोगों को मुकेश अंबानी पर भरोसा है। रिलायंस पर भरोसा सेकेंडरी होता है, पहला भरोसा मुकेश अंबानी जी पर होता है। उनकी रेप्यूटेशन ऐसी है। धीरूभाई अंबानी ने अपनी रेप्यूटेशन बनाई, मुकेश अंबानी ने रेप्यूटेशन बनाई, तो उनके बोलने पर करोड़ों लोग अपना पैसा लगा देते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में। यह पर्सनल रेप्यूटेशन के कारण गुडविल जनरेट होती है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस प्रेमाइसेस,
पोजेशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट, आपके पास मोनोपोली राइट है, आप अकेले खड़े हो, सरदार हो आप एक जगह के, तो वो बिजनेस अगर आप किसी को बेचोगे या उसमें किसी को पार्टनर बनाओगे, हिस्सेदारी दोगे, आप हमेशा उसको बोलोगे कि आपको गुडविल के लिए भी पेमेंट करना बढ़ेगा। पोजेशन ऑफ ट्रेडमार्क पेटेंट्स, पोजेशन ऑफ मैनेजेरियल स्किल, अच्छा मैनेजमेंट है आपका। कॉस्ट ऑन रिसर्च डेवलपमेंट, जो फर्म रिसर्च डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा करता है, रिसर्च डेवलपमेंट रेगुलर करता है, उसकी गुडविल हमेशा हाई होगी क्योंकि वो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाके देगा। पोजेशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजों से एक फर्म की गुडविल इफेक्ट होती है, एक फर्म की गुडविल बनती है। और गुडविल बनने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा टाइम में गुडविल नहीं बनता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो, रेगुलर कुछ नया, कुछ अच्छा कर रहे हो कस्टमर्स के लिए, आपकी गुडविल बनती जाएगी। जो गुडविल आप खुद बनाते हो, मेहनत करके बनाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो गुडविल आप किसी बिजनेस को खरीदते समय किसी गुडविल का पेमेंट करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। गुडविल आपको 2 टाइप की दिखाई देगी, इनहेरेंट गुडविल, परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल मतलब जिसके लिए कोई कंसीडरेशन पे करके खरीदा है। एक बिजनेस खरीद रहा हूं, बिजनेस खरीदा तो उसका गुडविल भी हमने परचेज किया, अब उसके नाम से बिजनेस चला के प्रॉफिट कमाएंगे, ये गुडविल का पेमेंट किया, परचेज्ड। जो गुडविल आपने खुद बनाई है मेहनत करके, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल का कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें खून पसीना लगा हुआ है, इसमें पैसे से ज्यादा खून पसीना लगा है जिसका आप मापतोल नहीं कर सकते। तो 2 टाइप की गुडविल आपको नॉर्मली नाम सुनाई देगा, इनहेरेंट गुडविल, परचेज्ड गुडविल। आगे ध्यान से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स बोलता है गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली when some consideration in money or money's worth has been paid for it। कोई भी एसेट आप तभी रिकॉर्ड करते हो जब उसका कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। अगर गुडविल को आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, आप तभी कर सकते हो जब उसका कॉस्ट मेजर कर पा रहे हो, कोई कंसीडरेशन आपने उसके अगेंस्ट पे किया है जिसको तोला जा सकता है। अकॉर्डिंगली ऑन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इवन व्हेन देयर इज अ चेंज इन PSR, गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स of account of firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it। हम लोग जब अभी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR का बात करेंगे, हम लोग कभी भी गुडविल रेज नहीं करेंगे। अगर रेज किया भी तो है उसको उसी समय राइट ऑफ करना है। गुडविल आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते हो क्योंकि ये गुडविल इनहेरेंट गुडविल है। ये पुराने पार्टनर ने मेहनत कर करके इतने साल से काम कर करके बनाई है, इसका माप तोल कर पाना, कॉस्ट कैलकुलेट कर पाना, वैल्यूएशन आप कर रहे हो वो अलग चीज है, बट इसको बनाने में एक्चुअल में कितना रुपया लगा ये कैलकुलेट किया जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप किसी एसेट का कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। याद रखना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम जब भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ये वैल्यूएशन इनहेरेंट गुडविल का वैल्यूएशन है। ये गुडविल कभी भी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। अगर हमने रेज किया है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इस गुडविल को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा उसी समय। आप इसको फाइनली रिकंस्टिट्यूशन के बाद की बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। तो AS 26 ने बोला इनहेरेंट गुडविल शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज उसका कॉस्ट मेजर नहीं हो सकता। बट अगर गुडविल परचेज्ड है, आपने उसके लिए पेमेंट दिया है, कंसिडरेशन पे किया है, तो फिर वो गुडविल के लिए आपने कॉस्ट इनकर किया है, उस गुडविल को आप अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। आप फाउंडेशन लेवल में जब भी गुडविल का बात करोगे, वो गुडविल हमेशा इनहेरेंट गुडविल का बात होगा। परचेज्ड गुडविल का बात आप इंटर लेवल, फाइनल लेवल में सीखोगे जब आप अमलगमेशन का टॉपिक पढ़ोगे। परचेज कर रहे हो किसी बिजनेस को, उस समय आपने गुडविल का पेमेंट किया, वो हो गई परचेज्ड गुडविल। और परचेज्ड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जा सकती है, बट इनहेरेंट गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी नहीं जा सकती। तो गुडविल का अकाउंटिंग शुरू करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, गुडविल कुछ भी कर लो, सारा खत्म हो जाना चाहिए। गुडविल का बैलेंस आप बैलेंस शीट में आगे नहीं दिखाओगे। रिकंस्टिट्यूशन से पहले भी नॉर्मली आपको गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अगर कुछ गुडविल दिख रहा है उसको राइट ऑफ करके खत्म करना है। रिकंस्टिट्यूशन के बाद गुडविल बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अगर गुडविल का हिसाब हो रहा है, क्यों करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। गुडविल का हिसाब हो रहा है तो वो हिसाब करते ही गुडविल अकाउंट खत्म हो जाना चाहिए। गुडविल अकाउंट का एक भी बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बोला गुडविल शुड नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज 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 इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर 2 बात में दिक्कत है।
तीन बात सर आपको डिस्कस करना है। पहला हम लोग का सर क्या क्या क्वेश्चन है आप सुन लो, बताओ क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर, हम लोग ये रिकंस्टिट्यूशन के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं? वाई गुडविल वैल्यूएशन इज एट ऑल रिक्वायर्ड? आपने बोला रिकंस्टिट्यूशन में गुडविल का करना है, क्यों करना है ये बताओ, नंबर वन। नंबर टू, सर गुडविल का वैल्यूएशन होगा कैसे? होगा कैसे? तीसरा, सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनली क्या करना है, कीपिंग इन माइंड दैट ये जो भी गुडविल का अकाउंटिंग होगा उसके बाद गुडविल का कोई बैलेंस शीट में आना नहीं चाहिए, गुडविल को आपको खत्म कर देना है, हिसाब करके गुडविल रहनी नहीं चाहिए। तीन चीज पे अब मेरे को डिस्कशन करना है। गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा रिकंस्टिट्यूशन के समय, वो ट्रीटमेंट करना क्यों है? आपने बोल दिया रिकंस्टिट्यूशन के समय करना है, क्यों करना है? गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, और फिर इसका फाइनल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग क्या करें? आपके लिए ये सबसे रेलिवेंट पोर्शन है, ये आपको सम्स में काम आएगा। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बोल के भी आ सकता है थ्योरेटिकल, व्हाई गुडविल इज एट ऑल टू बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूंगा पहले आपका यही डाउट क्लियर करूं। ये डाउट क्लियर होते ही बहुत सारा चीज इजी हो जाएगा। ये आ जाओ, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पहले दो पार्टनर्स थे, ए और बी। ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल सिंपल था, 1:1। ठीक है, अब ये लोग अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं। दे आर एडमिटिंग मिस्टर सी एज अ न्यू पार्टनर, और उसको बोला हम आपको प्रॉफिट का, वो पार्टनर बनेगा तो उसको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट का 1/3 शेयर देंगे। हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलो 1:1 रहेगी। एकदम सिंपल रखा क्वेश्चन को। पहले ए और बी पार्टनर थे, अब नया पार्टनर सी को एडमिट किया गया है। ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या सी पार्टनरशिप में आएगा तो उसको प्रॉफिट की हिस्सेदारी चाहिए? हां सर चाहिए। अगर उसको प्रॉफिट की हिस्सेदारी चाहिए, उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए, तो ये प्रॉफिट फर्म के प्रॉफिट्स में से जाएगा। पहले ये फर्म का प्रॉफिट पूरा का पूरा ए और बी का हुआ करता था, अब इसमें सी भी आ गया प्रॉफिट लेने, तो क्या ए और बी को अपने हिस्से में से कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या ए और बी को अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर सर मिस्टर सी नया पार्टनर आ रहा है जिसको प्रॉफिट चाहिए, तो ये प्रॉफिट सर कहीं नया हम लोग नहीं बना पाएंगे, उसी प्रॉफिट में से जो फर्म कमाता है उसी से देना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा तो ए और बी को अपने शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ए और बी सी को बोलते हैं तुम आओगे, तुमने आज तक कोई मेहनत नहीं की, आज तक हमने बिजनेस को इस लेवल पे लेके आए हम लोग, अब तुम आओगे और तुमको प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तुम चलो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर लिए, मान लिया, बट ये जो प्रॉफिट्स तुमको मिल रहा है, अगर तुम अकेले बिजनेस करते या नया बिजनेस खोलते ना, इतना प्रॉफिट तुम नहीं कमा पाते। ये तुमको जो प्रॉफिट मिल रहा है हमारे एग्जिस्टिंग फर्म में आने के कारण तुमको अच्छा प्रॉफिट मिल पा रहा है, और ये प्रॉफिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर में से, तो तुमको ना हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपेंसेट करना पड़ेगा। और ये कंपेंसेशन जो करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये जो कंपेंसेशन करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये कंपेंसेशन हम लोग सी से लेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, विच विल बी द कैलकुलेशन ऑफ विच विल बी बेस्ड ऑन द गुडविल ऑफ द फर्म। और यही चीज के लिए हम लोग अब गुडविल का वैल्यूएशन सीखना है। तो एडमिशन के टाइम हमने देखा एक नया पार्टनर आ रहा है जिसको प्रॉफिट चाहिए, ये प्रॉफिट पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, तो पुराने पार्टनर उससे कुछ कंपेंसेशन मांग रहे हैं, और यही कंपेंसेशन का कैलकुलेशन फर्म की गुडविल के ऊपर बेस्ड किया जाएगा। सर एडमिशन में तो समझ में आ गया। सर मान लो रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तो जो पार्टनर जा रहा है फर्म से, जो पार्टनर जा रहा है वो अपना प्रॉफिट छोड़ के जा रहा है। वो इतना साल मेहनत करके गुडविल बनाए जिससे फर्म प्रॉफिट कमा रहा है, वो ये प्रॉफिट पुराने जो बचे हुए पार्टनर है उनको दे के जा रहा है, बोला प्रॉफिट तुम लोग रखो, मैं रिटायर हो रहा हूं। तो ये जो उनको प्रॉफिट दे के जा रहा है, खुद सेक्रीफाइस कर रहा है, वो लोग गेन कर रहा है, तो क्या अब वो लोग इसको कंपेंसेट नहीं करेंगे? तो जो बचे हुए पार्टनर है वो कंपेंसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर को, और ये कंपेंसेशन का वैल्यूएशन गुडविल के बेसिस पर किया जाएगा।
सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है, सर व्हाई गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ऑल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन? द आंसर इज द नीड फॉर कंपेंसेशन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो आदमी सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स का, उन्हें कुछ कंपेंसेशन चाहिए और वो कंपेंसेशन गुडविल के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। और एक रीजन आपको दे सकता हूं मैं, ये प्राइमरी रीजन है। एक रीजन और ये दे सकता हूं, ये जो गुडविल है, गुडविल आज तक ए और बी ने मिलकर बनाई, सी का अभी तक इसमें कोई मेहनत नहीं था। मान लो सी के आने के बाद 1 साल के बाद हम लोग फर्म को सेल कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा फर्म हम किसी को बेच रहे हैं, सारे एसेट लायबिलिटी बेच रहे हैं। जब एसेट लायबिलिटी बेचेंगे तो गुडविल भी बेचा जाएगा, गुडविल बेच के भी फर्म में कुछ पैसा आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, जब आप अपना बिजनेस बेचोगे दूसरे एसेट्स के साथ साथ गुडविल का भी कंपेंसेशन सामने वाले से लोगे कि भाई ये भी मेहनत करके मैंने बनाए हैं, जिसके कारण तुम आगे से अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो गुडविल का भी पैसा आएगा। जैसे ही पैसा गुडविल का बिजनेस में आएगा, पैसा आते ही सी भी हाथ फैलाएगा कि ये फर्म तुम्हारा थोड़ी है, ये फर्म तो मेरा भी है, अगर मेरा है तो जो भी पैसा आया उसमें मेरे को भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उस समय ए और बी सीधा बोलेगा, यार ये गुडविल तो हमने बनाई है, तुमने क्या किया? बोला इससे मतलब नहीं है, मैं पार्टनर हूं, मालिक हूं, मेरे को हिस्सा चाहिए। क्योंकि वो बाद में अपना हिस्सा उस गुडविल में मांगेगा जब पैसा आएगा। हम लोग जब वो एडमिट करेंगे, जब उसको पार्टनरशिप फर्म में लाएंगे, उसको बोलेंगे तुमने आज तक मेहनत तो नहीं की, तुम एक काम करो, जो आज तक की गुडविल है उसमें अपने हिस्से का एक कंपेंसेशन फर्म को दे दो। ये जो कंपेंसेशन तुम फर्म को दे रहे हो, अब आगे जब भी फर्म बिकेगा, गुडविल का पैसा आएगा, उसमें तुमको भी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि तुमने गुडविल में अपना हिस्सा फर्म को कंट्रीब्यूट किया है। तो जब भी बिजनेस सेल होगा, गुडविल के लिए कंपेंसेशन हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि वो गुडविल का पैसा ए, बी और सी तीनों लेंगे, क्योंकि तीनों पार्टनर थे। बट सी ने गुडविल बनाने में मेहनत नहीं की है। चलो बनाने में मेहनत नहीं की, कोई बात नहीं, तुम कंपेंसेट कर दो, तुम अपने हिस्सेदारी का गुडविल का पैसा फर्म में ले आओ। तो अब ये गुडविल सिर्फ ए और बी का नहीं है, ए, बी और सी तीनों का है, क्योंकि सी ने पैसे से कंपेंसेट कर दिया गुडविल की वैल्यू का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। सर एग्जाम में हम लोग कौन सा लिखे? एग्जाम में जो मैंने पहला वाला बोला वही आपको लिखना है, इस पैरे में वही लिखा हुआ है। प्लीज इस पैरे को रीड करो, आपके सामने है, प्लीज एक बार रीड करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर आप ही पढ़ा दो ना, चलो। Whenever there is a change in existing relationship of the partners, some partners have to sacrifice their future profit and some others would gain. जब भी रिलेशनशिप में चेंज आएगा, कुछ का सैक्रिफाइस, कुछ का गेन। Those who are sacrificing future profit should be compensated by the others who are gaining. जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको कंपेंसेशन चाहिए। This adjustment of partnership rise may arise due to admission, change in PSR, retirement or death, dissolution. The partners who gain in terms of profit sharing ratio have to pay for such gain as a proportion to the value of goodwill. ये जो compensation होगा, ये किसके वैल्यू पे, किसके बेसिस पे होगा? गुडविल की वैल्यू के बेसिस पे। The partner who lose in terms of profit receive payment for the sacrifices as a proportion to the value of goodwill. Dissolution of firm हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। सीए फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। पहले बताइए, नीट समझ में आया? तो मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे, जो आपके 3 क्वेश्चन थे। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन क्लियर? यस सर। गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ पार्टनर गेन करेंगे। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उन्हें कंपेंसेशन चाहिए, जो गेनिंग पार्टनर होंगे दे विल बी कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहला सबको क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, इस गुडविल की सर वैल्यूएशन कैसे करेंगे? रियल लाइफ में गुडविल का वैल्यूएशन बहुत टेक्निकल इशू है, बहुत टेक्निकल इशू। ये ऐसा इशू नहीं है जो आप बैठे और कर लिया। ये रियल लाइफ में नॉर्मल पर्सन के करने लायक चीज नहीं है। आप सीए बन के भी किसी बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन कर पाओ जरूरी नहीं, आपको बिजनेस की इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी होगी। बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होगी, तब जाके बिजनेस का गुडविल वैल्यू होगा। हाउएवर, समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं फटाफट बोलते जा रहा हूं, सुनते जाना। पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है गुडविल का वैल्यू अगर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स,
पास्ट फ्यू ईयर्स, एक साल पर्टिकुलर साल का लेने से अच्छा पास्ट फ्यू ईयर्स का लो, ताकि अगर कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट हो तो सब एवरेज हो जाए, जो बेकार का डेविएशन है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फर्म ने लास्ट कुछ सालों में ऑन एन एवरेज कितना कमाया और ये कमाई फ्यूचर में कितने सालों तक सस्टेन करेगी। अगर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर दोगे तो गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। पहला मेथड, ये मेथड वीक मेथड है, ये सही मेथड नहीं है, क्योंकि गुडविल को नॉर्मली बोला जाता है फर्म कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, जो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो फर्म की रेप्यूटेशन है। कमाई तो सारे फर्म करते हैं, जो एक्स्ट्रा कमाता है उसकी गुडविल की हम बात करते हैं। तो हम लोग यहां पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात करनी चाहिए, जबकि हमने एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर ली। ये थोड़ा सा वीक मेथड है। दूसरा मेथड बोलता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है गुडविल का वैल्यू होना चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आप देखो आपका फर्म नॉर्मल राइवल फर्म से कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, जितना वो एक्स्ट्रा कमा रहा है इनटू जितना साल ये कमाई चलेगा, उसके हिसाब से आप सामने वाली पार्टी से गुडविल का कंपेंसेशन ले लो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने जो पैसा लगा रखा है इनटू मार्केट में जो दूसरे राइवल है वो कितना रिटर्न कमाते हैं उस कैपिटल पे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब लोग कमा रहे हैं। आप कितना कमा रहे हो? मान लो नॉर्मल प्रॉफिट 8,000, मैं कमा रहा हूं 10,000, तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं? 2,000। ये 2,000 हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकल जाएगा। तीसरा मेथड एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एन्युइटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युइटी मेथड बोलता है आप जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप सही नहीं हो। आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। ये प्रॉफिट आज ही आपको थोड़ी मिल जाएगा। प्रॉफिट तो फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड आप कमाओगे। अगर प्रॉफिट फ्यूचर में कमा रहे हो और वैल्यूएशन आज करना है तो आपको इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर वैल्यूएशन करना चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको आता है। तो एन्युइटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युइटी फैक्टर, इनटू एन्युइटी फैक्टर। एन्युइटी फैक्टर कैसे निकालते थे? मान लो 10% का है डिस्काउंटिंग रेट, 3 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 10% 3 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, तो क्या करते थे? 1.1, 10% का फैक्टर 1.1 डिवाइड 3 बार इक्वल टू 1, 2, 3 GT 2.4868। एन्युइटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के सबको अगर क्यूमुलेटिव ऐड कर दूं तो वो एन्युइटी फैक्टर हो जाता है। जो सुपर प्रॉफिट निकला इनटू एन्युइटी फैक्टर आपको एन्युइटी मेथड की गुडविल दे देगा। ये मेथड सबसे बढ़िया क्यों है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है। तो सुपर प्रॉफिट और एन्युइटी मेथड में एन्युइटी मेथड इज मोर एप्रोप्रिएट इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में इस प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेशन में लिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। चौथा मेथड क्या था? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में बोला गया एक तो आपकी रेप्यूटेशन है कि अगर आप राइवल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, दूसरी आपकी रेप्यूटेशन है अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो कम कैपिटल लगा के, यानी कम रिसोर्सेज लगा के, अगर आप उतना ही प्रॉफिट कमा पा रहे हो जितने दूसरे लोग कमा पा रहे हैं, तो भी हम बोलेंगे आपकी गुडविल है कि यार कम पैसे लगा के आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। तो मान लो मेरा एक दुकान है 100 स्क्वायर फीट का, एक सामने वाला का पूरा शोरूम है 2000 स्क्वायर फीट का, मैं सेम चीज का हम लोग काम करते हैं, मैं उसके जितना प्रॉफिट कमा पा रहा हूं, तो मैं 100 स्क्वायर फीट की दुकान से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके अगर उतना प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरी कुछ ना कुछ रेप्यूटेशन है जो मेरे को उससे कम कैपिटल लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में फॉर्मूला था, याद करना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपका कैपिटल कितना लगना चाहिए था मार्केट के हिसाब से, माइनस आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है। अगर आपने कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो आप, तो ये आपकी गुडविल है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कुछ नहीं है, ये इसी फॉर्मूला से आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट एनआरओआर मैंने ले लिया बेस, एनआरओआर इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरओआर। अगर इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट बाय एनआरओआर, और यही इसका फॉर्मूला है। रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है, रियल लाइफ में खेला ही अलग है।
तो 4 मेथड दिए गए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर सुपर प्रॉफिट बाई एनआरओआर। ये आपका बेसिक सब ये आपको करना है। सर इतना चीज पढ़ के ना हमको समझ में आया, सर हम लोगों को 4 वेरिएबल्स चाहिए, 4 चीजें चाहिए गुडविल कैलकुलेशन में। क्या क्या 4 चीजें चाहिए बता? सर हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सर हमारा प्रॉफिट, फर्म का जो हमने कमाया है एक्चुअली पास्ट कुछ सालों का, उसका एवरेज प्रॉफिट। दूसरा कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए सर, कैपिटल कितना हमारे बिजनेस में पैसा लग रखा है। कैपिटल इंप्लॉयड आप एक तरीका निकाल सकते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस अगर कुछ है। दूसरा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये भी कैपिटल इंप्लॉयड ही है, जो आपके फर्म में पैसा लगा हुआ है कैपिटल रिलेटेड। सी एनआरओआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और डी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एन्युटी मेथड में सर एक डिस्काउंटिंग रेट भी चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट अलग से नहीं दिया तो एनआरओआर यूज कर लेंगे। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हमेशा, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। जो मेन आपको सीखना है वो इसके बारे में सीखना है, एवरेज प्रॉफिट के बारे में। कुछ रूल्स है एवरेज प्रॉफिट के बारे में जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन आपको बता देगा कि आपको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए लास्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज करना है, और जितने साल का प्रॉफिट के बारे में वो बोलेगा उसका प्रॉफिट्स भी आपको प्रोवाइड कर देगा। मान लो बोला लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट का एवरेज निकालो। प्रॉफिट दे दिया 10,000, 18,000, 30,000, 45,000, ये 4 प्रॉफिट आपको दे दिया। आपको सारा प्रॉफिट्स दे देगा और आपको बता भी देगा कि कितने साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है। अब आपको एवरेज निकालने से पहले कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। पहला रूल, अगर इन प्रॉफिट्स में प्रॉफिट्स निकालते समय कुछ मिस्टेक्स या एरर हुए हैं, जैसे मान लो बोला फर्स्ट ईयर में एक खर्चा लगा था जो फर्म ने दिखाया ही नहीं। अब खर्चा लगा था फर्म ने दिखाया नहीं, मतलब प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है, उस प्रॉफिट को ठीक करो। बोल देगा कि एक हमने मोटरसाइकिल का रिपेयर करवाया, बट वो रिपेयर का खर्चा पीएल में नहीं दिखा के मोटरसाइकिल की अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो आपने खर्चा नहीं दिखाया तो वापस प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट को ठीक करो। अगर कोई भी एरर हुआ रहेगा, फिर बोल रहा हूं, कोई भी एरर हुआ रहेगा प्रॉफिट में, पुराने प्रॉफिट में, आपको उन एरर्स को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम है या नॉन रेकरिंग नेचर का आइटम है, जैसे बोला इस साल के प्रॉफिट में एक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था 2,000 रुपए का, वो भी इंक्लूडेड है। क्या इंश्योरेंस क्लेम हर साल मिलेगा? नहीं, वो तो नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है, हटा देना उसको। इस साल के प्रॉफिट में एक लॉटरी इनकम इंक्लूडेड है। इस साल के प्रॉफिट में एक लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस बाय फायर। ये जो एबनॉर्मल लॉस बाय फायर है, लॉटरी इनकम है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट है, ये सारे एबनॉर्मल चीजें, नॉन रिकरिंग चीजें हैं, क्योंकि हम लोगों को गुडविल उस प्रॉफिट पर चाहिए जो फ्यूचर में हम मेंटेन कर पाएंगे। हम लोग उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर की है, वापस नहीं होंगी, तो अगर कोई एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग आइटम है, इसका भी आपको इफेक्ट वहां से हटा देना चाहिए। प्रॉफिट का एवरेज करने से पहले हमेशा अगर उन प्रॉफिट्स में कोई एरर है उसको ठीक करना, अगर उन प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग आइटम है उनको हटाना, इसके बाद आपको एवरेज करना है। अब एवरेज करने का रूल 2, अगर आपके प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड मतलब आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं कर रहा है, 10,000, 12,000, फिर 6,000, फिर 14,000, मतलब एक साल इंक्रीज, एक साल डिक्रीज, एक साल इंक्रीज, एक साल डिक्रीज। अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल एवरेज। बट अगर प्रॉफिट में कोई ट्रेंड है, ट्रेंड, तो हम लोग यूज करेंगे वेटेड एवरेज। जैसे इस एग्जांपल में मेरा प्रॉफिट हर साल बढ़ते जा रहा है, मैं वेटेड एवरेज यूज करूंगा। वेटेड एवरेज का फंडा वही रहेगा, आपको वेट्स लेने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, जितने साल आपके पास है। करेंट ईयर को हाईएस्ट वेट, पुराने सालों को लोअर वेट। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 2 प्लस 30,000 इंटू 3 प्लस 45,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये हो गया वेटेड एवरेज टेक्निक। तो अगर आपको प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है, या तो हर साल इंक्रीज कर रहा है या हर साल डिक्रीज कर रहा है, यूज वेटेड एवरेज।
वेटेड एवरेज। अगर आपको प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, यूज सिंपल एवरेज। बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है, ट्रेंड होने के बाद भी इंस्टीट्यूट का जो आंसर होता है वो सिंपल एवरेज के हिसाब से आया हुआ रहता है। सीएमए वाले स्टूडेंट्स अपनी इंटर लेवल की मैट में देखोगे हमेशा सिंपल एवरेज ही इंस्टीट्यूट कर रहा है। प्लीज आप सिंपल एवरेज यूज कर लेना ट्रेंड होने के बावजूद भी, और नीचे नोट दे देना देयर वाज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, वी कुड हैव यूज्ड वेटेड एवरेज, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ गुडविल वुड हैव बीन। वो जरूर नोट दे के आना। सर सीए फाउंडेशन वाले बच्चे क्या करें, ट्रेंड दिखे तो सिंपल वेटेड एवरेज, नहीं दिखे तो सिंपल एवरेज, नोट दे देना वी हैव कैलकुलेटेड गुडविल यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बिकॉज देयर वाज ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, वी हैव यूज्ड सिंपल एवरेज बिकॉज देयर वाज नो ट्रेंड इन प्रॉफिट। ये नोट जरूर दे के आना, क्योंकि हो सकता है आपने वेटेड एवरेज पर किया बट इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर सिंपल एवरेज के हिसाब से दिया हुआ हो। तो गुडविल के कैलकुलेशन के समय जब एवरेज प्रॉफिट आपको हर जगह लगेगा, कोई भी मेथड यूज कर लो। गुडविल के समय जब एवरेज प्रॉफिट्स आप निकालोगे, तीन चीज, प्रॉफिट में कोई एरर है, पंगा है, चेंज करो, हटाओ उसको, इफेक्ट हटाओ, नलीफाई करो। प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल आइटम है, उसका इफेक्ट हटाओ, नलीफाई करो। प्रॉफिट बढ़ा है तो कम कर दो, कम है तो बढ़ा दो। एवरेज करते समय ट्रेंड नहीं है अगर प्रॉफिट्स में, जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आया, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज, ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज। फिर आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, आप कोई भी मेथड हो, एवरेज प्रॉफिट तो आपका पहला वर्किंग होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आप मेथड के हिसाब से काम करोगे। तो मैंने 4 मेथड आपको बताया। क्या क्या मेथड? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और एन्युइटी मेथड। और 4 आपको चाहिएंगे पैरामीटर्स, चीजें, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरओआर और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का जरूरत नहीं होता, बट अदर 3 मेथड में आपको चाहिएगा। तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एनआरओआर, ये सब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल के देना है। क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे बड़े क्वेश्चन में, प्लीज मेथड ऑफ गुडविल को मार्क कर लेना। बोलेगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड at super profit of the last 5 years, number of years purchased being 3 years, super profit of the average profit of last 5 years, मतलब जब एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 5 साल का निकलेगा, उसके बाद सुपर प्रॉफिट माइनस, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 साल, मतलब ये सुपर प्रॉफिट फ्यूचर में 3 साल और चलेगा, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2 साल आपको दिखाई देगा, एक कितने साल का पास्ट प्रॉफिट का एवरेज करना है, दूसरा फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स ये कितना चलेगा, तो वो अलग है, और कितना साल का एवरेज करना है वो अलग है। प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात पे। क्वेश्चन हमेशा मेथड बताएगा आपको, क्वेश्चन हमेशा पैरामीटर्स के बारे में आपको बताएगा। मैंने 2 चीज आपके साथ डिस्कस की, क्या बोलो, क्या चीज डिस्कस की? वाई गुडविल वैल्यूएशन एंड हाउ इज गुडविल टू बी वैल्यूड। 4 मेथड। एक 5वां मेथड और है। क्या मेथड सर? आप सुने होंगे उसके बारे में, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या बोलता है? अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो जहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट, एनआरओआर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये सब नहीं दिया, बट गुडविल के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, गुडविल के बारे में, तो उस केस में हम लोग जब गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग हिडन गुडविल की टेक्निक यूज करेंगे। हिडन गुडविल का टेक्निक सिंपल ये बोलता है कि आप नए पार्टनर से जो पैसा मंगवा रहे हो, पैसा, वो नया पार्टनर पैसा 2 चीज के लिए लाएगा, एक अपनी कैपिटल और दूसरा जो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। आपको उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ही गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा कि उस कैपिटल के अंदर कितना फर्म का कैपिटल, कितना उसका कैपिटल पोर्शन है, कितना उसका गुडविल पोर्शन है। कैसे करेंगे सर? बहुत सिंपल। मान लो हमने नए पार्टनर को 1/4 प्रॉफिट के लिए इंट्रोड्यूस किया, जिसके लिए वो 20,000 का कैपिटल का पैसा ला रहा है। वो बोल दिया, ये 20,000 कैपिटल ही बोला, दिस इंक्लूड्स गुडविल। तो 20,000 का कैपिटल ला रहा है 1/4 शेयर के लिए, मतलब फर्म का कैपिटल पता है कितना होना चाहिए? 80,000 होना चाहिए। बट हमने फर्म के सारे पार्टनर्स का कैपिटल चेक किया, ए का कैपिटल 30,000, बी का कैपिटल 25,000, सी ला रहा है 20,000, टोटल कैपिटल 75,000, जबकि सी से जो हम लोग मंगवा रहे हैं वो 80 के हिसाब से मंगवा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए है। ये जो 5,000 एक्स्ट्रा हम लोग हिसाब करके चेक किए, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। हम लोग देखेंगे नए पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअल कैपिटल कितना है आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर ले तो जो बैलेंस बचा वो गुडविल का वैल्यू है, जो नए पार्टनर से हम लोग मंगा रहे हैं। अब ये 5,000 सिर्फ नए पार्टनर का पोर्शन ही है, 5,000 फर्म की गुडविल है। फर्म का कैपिटल
80 है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, बट हमारे में यहां एक्चुअल 75,000 ही लगा है, तो 5,000 इज द गुडविल। ये हिडन गुडविल पूरी फर्म की गुडविल है। अगर मेरे से कोई पूछे नए पार्टनर का इसमें शेयर कितना है, 1/4, 5,000 का 1/4 1250 वो गुडविल का लेके आ रहा है। डिफरेंस जो 18,750 है, 20,000 में 1250, 5,000 का 1/4 ये उसके गुडविल का हिस्सा है, और 18,750 जो है ये उसके कैपिटल का हिस्सा है। वो अलग अलग करके नहीं ला रहा है, वो दोनों कंबाइन करके आपको 20,000 रुपए पेमेंट कर रहा है। तो 20,000 रुपए का टोटल पेमेंट के अंदर गुडविल का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। जब गुडविल की बात क्वेश्चन में हो, बट जब पैरामीटर्स का जिक्र ना हो, तो हम लोग हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई फॉर्मूला लिखना चाहता है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। Total capital of firm taking new partners contribution as base less actual capital including contribution of new partner, ये आपका निकल जाएगा हिडन गुडविल। ये आपका निकल जाएगा हिडन गुडविल। तो 5 मेथड हो गए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युइटी मेथड, और एक हो गया हिडन गुडविल। ये तभी यूज करना है जब गुडविल का जिक्र हो रहा है बट पैरामीटर्स क्वेश्चन में मिसिंग है, तो नए पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बच्चों का एक डाउट होता है इस पॉइंट पे। क्या डाउट होता है? सर यहां पे जब हम लोग एक्चुअल कैपिटल लेंगे, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो सर उस एक्चुअल कैपिटल में पुराने पार्टनर्स का भी कैपिटल आएगा। सर क्या वो उनके कैपिटल अकाउंट का सीधा बैलेंस ले लेंगे, या रिजर्व्स वगैरह सबका एडजस्टमेंट के बाद? हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन से जस्ट पहले जो उनका कैपिटल का बैलेंस है, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, लॉसेस, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस। तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल, करेंट कैपिटल अलग करके दिया, नॉर्मली लोग यहां फिक्स्ड कैपिटल यूज कर लेते हैं, बट मैं बोलता हूं हम लोगों को यूज करना चाहिए कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, लॉसेस, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस। क्योंकि पुराने पार्टनर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, जब नया पार्टनर आया तो पुराने पार्टनर का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सिर्फ उनका कैपिटल बैलेंस नहीं है, जो रिजर्व्स है वो भी उनके लिए कमाया हुआ है, जो रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस है वो सारा चीज भी उनकी कमाई है, वो सारा जोड़ घटा के जो नेट बचा है वो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान के ये कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। बहुत बार इस चीज में कंफ्यूजन होता है, बट मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका यही है, नए पार्टनर के आने के समय जो पुराने पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द नेसेसरी रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, रिजर्व्स वगैरह, वो हम लोगों को यहां पर कंसीडर करना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं ना एक्चुअल कैपिटल क्या है फर्म का, तो वो सारा चीज भी तो एक्चुअल कैपिटल का। जब नया पार्टनर आया उससे पहले रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स वगैरह का एडजस्टमेंट हुआ, उसके बाद जो कैपिटल बचा वो आपको यहां पर मतलब यहां पर आपको लेना है। तो गुडविल के वैल्यूएशन का टोटल 5 मेथड क्लियर है क्या आपको? क्यों वैल्यूएशन करते हैं? जो गेनिंग पार्टनर है दे विल बी कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो वो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन उसके कारण करना पड़ता है। दूसरा हमने बोला वैल्यूएशन का मेथड्स क्या होगा, कैसे वैल्यू निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युइटी, हिडन गुडविल, ये 5 मेथड वैल्यूएशन का। अब लास्ट, इस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम्स के लिए ये आपको सीखना ही पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। बहुत सम्स में तो गुडविल का वैल्यू भी दे देता है, बट अकाउंटिंग आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके हाथ का चीज है जो आपको करना है। अब मैं जा रहा हूं तीसरा और इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, जिसको मैं बोल रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो चैप्टर का नाम था अब वो सिखाने जा रहा हूं। स्टार्ट करूं? ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देख, अगर नट शेल में बात करूं, नट शेल में
एक कंक्लूड करने के लिए बात करूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चाहे तुम कितना ही केसेस बना लो, फाइनल रिजल्ट एक ही होता है। हमने क्या सीखा, गुडविल का क्यों कर रहे हैं काम? सर, द गेनिंग पार्टनर विल बी कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आगे जाके सैक्रिफाइस करेगा प्रॉफिट्स का, तो उसको आज कंपेंसेशन चाहिए। ये कंपेंसेशन हो सकता है वो कैपिटल में ही रखे, हो सकता है वो अपने घर ले जाए, वो कुछ भी हो सकता है, बट गेनिंग पार्टनर को कुछ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना पड़ेगा। मैं एक बेसिक जर्नल एंट्री बताता हूं जो पूरे ज्ञान का क्रक्स है। जर्नल एंट्री एक ही होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके कैपिटल से पैसा काटेंगे क्योंकि दे विल बी कंपेंसेटिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल में उनका हिस्सा जोड़ देंगे। तो जर्नल एंट्री सिंपली एक ही होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब ये जर्नल एंट्री अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से की जा सकती है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि गुडविल के ट्रीटमेंट का फाइनल रिजल्ट क्या है, बोलो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल से उनके हिस्से की गुडविल काट के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल दे देंगे। ये आपको फाइनल काम करना है, बट ये काम अलग अलग टाइम में अलग अलग केसेस के रूप में आपके पास सामने आ सकता है। सबसे पहला केस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पीएसआर चेंज है तो ये एक रिकंस्टिट्यूशन है। रिकंस्टिट्यूशन के समय गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना होगा। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, फर्म की गुडविल है 60,000, ठीक है। दो पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 1:1। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने जा रही है 3:2, 2:1 ले लो या 3:2 ले लो। तो पहले इनका प्रॉफिट होता था 1:1 की रेशियो में, अब इनका प्रॉफिट हो गया 3:2 की रेशियो में। पीएसआर चेंज हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। पहले देखो तरीका क्या है, एकदम सिंपल। दो पार्टनर, एकदम सिंपल, दो पार्टनर ए और बी, पहले ये गुडविल किस हिस्से में बांटते? अगर पहले ये फर्म बंद होता तो 60,000 गुडविल का आता, ये लोग किस हिस्से में लेते? सर, दोनों इक्वल पार्टनर थे, दोनों को इक्वल मिलता। ए का हिस्सेदारी 30,000, बी का हिस्सेदारी 30,000। अब पीएसआर चेंज होने के बाद इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? सर 3:2। अब ए की हिस्सेदारी क्या हो जाएगी? 60,000 इंटू 3/5। ए की हिस्सेदारी हो जाएगी 36,000, बी की हिस्सेदारी 60,000 इंटू 2/5, ध्यान से 24,000। अब नई हिस्सेदारी 36,000 और 24,000। मतलब हुआ क्या, देखो, ए को पुराने पीएसआर के हिसाब से गुडविल में मिलता 30,000, अब उसको मिलने लग जाएगा 36,000, मिलने लग जाएगा 36,000। तो ए क्या कर रहा है? सर, ए गेन कर रहा है 6,000। क्या कर रहा है? ए गेन कर रहा है 6,000। बी को पहले के हिसाब से मिलता 30,000, अब फ्यूचर में मिलेगा 24,000। तो बी अपना सैक्रिफाइस कर रहा है गुडविल का हिस्सा। तो बी सैक्रिफाइस अगर कर रहा है गुडविल का हिस्सा, तो बी इज दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पता है जर्नल एंट्री क्या होगा? बिल्कुल सिंपल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए नॉर्मली कैश से कंपेंसेट नहीं करेगा, ये लोग अपने कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे टू बीस कैपिटल। कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा है, ये दोनों ही यही है। तो ए बोलेगा मेरे कैपिटल से 6,000 काट, तू अपने में जोड़ ले, बाद में जब हिसाब होगा तेरे को ये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000, हमारा हिसाब गुडविल का यहां पे खत्म हो गया। क्योंकि पीएसआर चेंज हो गया, फ्यूचर में ए को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ए को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, ए विल हैव टू कंपेंसेट बी फॉर दैट। ए विल कंपेंसेट बाय पेइंग 6,000 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल टू मिस्टर बी। पहले बताओ, कहानी समझ में आई? ये सबसे इजी तरीका है काम करने का, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। हम लोग बोलते हैं जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेंगे इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। ये हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। पहला हो गया चेंज इन पीएसआर, जहां पे बी सैक्रिफाइस कर रहा था, तो ए विल कंपेंसेट बी बाय पेइंग 6,000। अगर कैश दे दिया तो बात अलग है, नहीं दिया तो उनके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दो। सर, करेंट अकाउंट से एडजस्ट की कैपिटल, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम
सिस्टम हो तो करंट से एडजस्ट कर देना, फ्लक्चुएटिंग सिस्टम हो तो एक ही कैपिटल अकाउंट है। वो बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं करंट फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में सारे रेगुलर एडजस्टमेंट करंट कैपिटल अकाउंट से होते हैं, तो करंट अकाउंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस चीज पर बात नहीं करूंगा, वो बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। नंबर बी, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नया पार्टनर आ रहा है। अब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का पैसा लेकर आएगा अपने हिस्से का, वो अपने हिस्से का गुडविल का पैसा लेके आएगा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? जो नया पार्टनर का हिस्सा है, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, ये वो गुडविल अपने शेयर का लेके आएगा और ये किसको मिलेगा? दैट विल बी गिवन टू, डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मैं ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकता हूं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सी रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर जो भी अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, वो गुडविल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सर ये कैसे होगा? इसके लिए दो नॉर्मल केस बनते हैं। एक, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल। वो गुडविल के लिए कैश लेके आ रहा है फर्म में, वो गुडविल का पेमेंट कर रहा है फर्म को। दूसरा, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा है अलग से, वो कैपिटल का दे दिया, बोला गुडविल का हिसाब आप मेरे कैपिटल से कर लो, डन। जब गुडविल का पैसा वो लेके आएगा, हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसका है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बांट लेंगे। सर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैश लेके जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। कैश लेके जाए तो कैपिटल टू कैश या ड्रॉइंग्स टू कैश, और वो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। नॉर्मली वो लोग बोलते हैं जो भी पैसा आ रहा है फर्म की वर्किंग कैपिटल में यूज कर लो, हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, हमारे कैपिटल में ऐड कर दो, बाद में जब हिसाब होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ा हुआ रहेगा, हमें अपने आप पैसा मिल जाएगा। अभी जो भी पैसा है वो वर्किंग कैपिटल बोल के यूज कर लो। नया पार्टनर पैसा लाए, बिजनेस में यूज करो, प्रॉफिट कमाते हैं, घर ले जाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर लेके जाना चाहता है तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश करके वो लोग अपना पैसा घर लेके चला जाएगा, वो नॉर्मल है, वो इसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। अगर न्यू पार्टनर पैसा लेके नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट टेक्निक। क्या बोलते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट टेक्निक। बड़ा ही सिंपल जर्नल एंट्री होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग गेनिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला ना जर्नल एंट्री सिंपल यही होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये वही हो रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इसका हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे? सर मैंने बोला ना, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना। उसका मान लो भैया फर्म का टोटल गुडविल दिया है 60,000, उसका शेयर 1/4 है तो उसका 15,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लो दे दिया 2:1, तो 15,000 को 2:1 में पुराने पार्टनर्स में बांट देना। सर बहुत बार ऐसा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली देता नहीं है, ओल्ड रेशियो दे देगा, न्यू रेशियो दे देगा, गुडविल का अमाउंट दे देगा। सर फिर कैसे बांटेंगे? बहुत बच्चे यही करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, फिर गुडविल को बांटते हैं। मेरे को तो बहुत एक इजी तरीका आता है। क्या इजी तरीका? सुनना ध्यान से। मान लो बोला फर्म का गुडविल 1 लाख, A:B, ओल्ड रेशियो था 2:1, 2:1 नहीं लेते हैं, 3:2, और C आया है ABC, नया रेशियो हो गया 2:1:1, 2:1:1। अब इसमें हो सकता है कोई गेन कोई सैक्रिफाइस, वो बाद में देखेंगे। ये नया रेशियो हो गया, डन है मेरा बात। अब किस तरीके से काम करना है? सबसे इजी, 1 लाख रुपया का गुडविल पहले किसका किसका हुआ करता था?
ए और बी का कौन से रेशियो 3:2, इसका 60,000, इसका 40,000। अब ये गुडविल कितने जन का हो गया? अब ये सर 3 जन का हो जाएगा। ए का हो गया 1 लाख इंटू 2/4 50,000, बी का 25,000, सी का 25,000। तो सर सी नया पार्टनर आया है, उसको पहले कुछ नहीं मिलना चाहिए था, अब 25,000 मिलेगा, तो सी इज गेनिंग, सी इज गेनिंग। अब अगर ये गेन कर रहा है तो किसने ना किसी ने तो सेक्रीफाइस किया होगा। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000, पहले 60,000 मिलता था, अब 50 मिलेगा, 10 सेक्रीफाइस। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। जर्नल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 25,000, 10,000, 15,000। सर मान लो सी कैश लेके आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 टू ए 10,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 15,000। कैश लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल के हिसाब से कर लो, नहीं लेके आया तो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लो, अमाउंट यही एडजस्ट होगा। 25,000 ऑफ सी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी एज 10,000 एंड 15,000। पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। अगर तुम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो करके निकालते ना तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आता। तो अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है तब तो सबसे सिंपल तरीका, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कुछ करने का जरूरत नहीं है, नए पार्टनर का शेयर निकालो गुडविल का, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट अगर सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया है, न्यू ओल्ड रेशियो दिया है, तब ये करो। पहले गुडविल ए और बी का था, पूरे फर्म का गुडविल ए और बी का था, अब ये गुडविल तीनों पार्टनर का है, तो देखो कौन सेक्रीफाइस किया, कौन गेन किया। जो गेन किया वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट। सबसे अच्छा तरीका है ये, जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो ना दे। देख मैं एडमिशन पढ़ा रहा हूं, इसके बाद रिटायरमेंट डेथ पढ़ाऊंगा, कोई ज्ञान नहीं है, खाली वर्ड चेंज हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग की जगह गेनिंग रेशियो, ज्ञान पूरा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें बस कोई जा रहा है जिसको गुडविल का पैसा देंगे, देगा कौन? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, बचे हुए पार्टनर है, वो उसको पेमेंट करेंगे। चेक कर लो, 2 केस समझ में आना चाहिए। हुआ क्या, एडमिशन के समय नए पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो उतना उनको देना है। जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। 2 केस हो सकता है, नए पार्टनर ने पैसा लाया गुडविल का, दूसरा नहीं लाया, लाया तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नहीं लाया तो सीधा उसका कैपिटल से एडजस्ट करो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर मान लो सी के आने से बी को भी फायदा हो रहा है, सर ये हो सकता है क्या कभी? हाँ हो सकता है। अगर पीएसआर उन्होंने अच्छे से नहीं जचाई, वो तो मिलके ही जचाते हैं कोऑर्डिनेट करके, नॉर्मली यही होता है, पुराने वाले सेक्रीफाइस करेंगे, नए वाले को मिलेगा, क्योंकि सी के आने से ए और बी ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि सारा का सारा ए ही सेक्रीफाइस करे या बी सेक्रीफाइस करे, दोनों मिलके कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। हाँ जरूरी नहीं कि 3:2 में ही सेक्रीफाइस करे, कुछ नहीं बोला तो हम लोग बोलते हैं उतना ही सेक्रीफाइस किया होगा अपने पीएसआर के हिसाब से। बट अगर आपको कुछ हिंट दे दे, रेशियोस चेंज हो जाए, तो फिर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो लोग सेक्रीफाइस किस हिसाब से कर रहे हैं। यहां देखो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो 2:3 है, उसको जो 5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा उसमें 2 रुपया ए देगा और 3 रुपया बी देगा, तो उसके हिसाब से इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ये हो गया एडमिशन वाला। अब लास्ट बचा, बोलो क्या? रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायर्ड ऑब्लिक डिसीज्ड पार्टनर विल बी एडेड टू हिज कैपिटल। वो उसके कैपिटल में जोड़ देंगे और उसको उसका पेमेंट करेंगे, ये उसका है पैसा, ये उसको देना पड़ेगा। और दिस शैल बी गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। जो जितना गेन कर रहा है उसको उसके हिसाब से
रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। जर्नल एंट्री वही होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नॉर्मली गेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम चीज होगा, जर्नल एंट्री होगा गेनिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तरीका बिल्कुल वही होगा। पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। अब मान लो बी चला गया, पहले गुडविल तीनों का था, अब ये गुडविल सिर्फ ए का रहेगा और सी का रहेगा। तो ए और बी कर रहा है गेन, नॉर्मली दोनों गेन करेगा, और बी कर रहा है सैक्रिफाइस। जर्नल एंट्री हो जाएगा, बोलो क्या, ए अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ये हमेशा कैपिटल से एडजस्ट होगा और फाइनली कैपिटल का टोटल पैसा हम लोग बी को पेमेंट कर देंगे। हो सकता है पूरा बी का भी पेमेंट कर दे, हो सकता है कुछ लोन हो कुछ पेमेंट करे, हो सकता है पूरा लोन की तरह धीरे धीरे पेमेंट करे, वो अलग चीज हो गया। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यही होगा, ए, बी और सी को पहले मिलता, अब ए और सी को मिलेगा, ये दोनों गेन कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, एंट्री कर दो ए सी डेबिट टू बी। सर मान लो हम लोगों को ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं दिया, गेनिंग रेशियो दे दिया, सीधा गेनिंग रेशियो, तो आप बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, टोटल गुडविल इनटू बीज शेयर। ये जो उसका गुडविल आया, ये ए और सी कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सी रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा, गेनिंग रेशियो में, और जल्दी हो जाएगा, इसमें तो माथा ही नहीं लगाना है। उसका शेयर निकालो, ए और सी उसको कंट्रीब्यूट करेगा गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में बांट दो। नॉर्मली गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देता नहीं है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देता है। ये टेबल बना के काम करोगे सबसे इजी रहेगा, पहले ओल्ड रेशियो फिर न्यू रेशियो, द गेनर्स विल बी डेबिटेड, द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड। तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में ही काम सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वहां पर हम लोग हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। सर एक रेज और राइट ऑफ का फंडा भी आप सिखाया करते थे, वो कैपिटल एडजस्टमेंट ही है। पहले गुडविल किसका किसका था, ए, बी और सी, मैं एंट्री कर सकता हूं गुडविल टू ए, टू बी, टू सी। जो पूरे फर्म की गुडविल है वो तीनों को बांट दिया। अब ए और सी एग्जिस्टिंग है, रहेंगे, और गुडविल मैं बुक्स में रख नहीं सकता, तो मैं एक एंट्री करूंगा, ए डेबिट, सी डेबिट टू गुडविल। पहले गुडविल को रेज किया ओल्ड रेशियो में, फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दिया न्यू रेशियो में। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का डिफरेंस ही तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होता है। तो ये रेज और राइट ऑफ का जर्नल एंट्री है, हम लोगों को ये नॉर्मली करना नहीं पड़ता, हम लोग सीधा कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल अकाउंटिंग यही होता है जब भी गुडविल का हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो जब भी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, देखो एडमिशन के टाइम क्या बोला, रिटायरमेंट डेथ आगे बोला है, बट इससे हो जाएगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, द ओल्ड पार्टनर जनरली सैक्रिफाइस अ फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ लोअर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फ्यूचर। वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देयरफॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर shall be given to the existing partner in profit sacrificing ratio। जो भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, नहीं लेके आया तो उसका कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, वो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। In case of admission, only those existing partners are entitled to share for goodwill who have sacrificed a part of their profits in new। अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो फिर उसको गुडविल का कुछ नहीं मिलेगा। जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा मिलेगा। ये सारा चीज हमने ऑलरेडी क्लास में बहुत ही क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया। रिवीजन कराने के लिए मैंने आपके साथ ये पूरा वापस एक बार डिस्कस किया। गुडविल का अगर आपको चैप्टर पूरा याद रखना है नटशेल में, 3 चीज। गुडविल वैल्यूएशन क्यों करे रिकंस्टिट्यूशन में, बिकॉज द गेनिंग पार्टनर विल बी कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहला वैल्यूएशन, 5 मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, हिडन गुडविल। तीसरा ट्रीटमेंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नहीं दिया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया, तो सिंपल, पहले वो पूरा गुडविल ओल्ड पार्टनर्स का था, अब गुडविल नए पार्टनर्स का हो गया। जो गेन कर रहा है डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है क्रेडिट। डन है क्या बात? ये मेरा पूरा रिवीजन था
गुडविल वाले टॉपिक के ऊपर। अब मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन गुडविल का हो आप इजीली उसको कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन और रिजर्व्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। डन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।